यह कहानी उत्तर के एक छोटे से गांव सोमपुर की है। गांव के पास ही एक पुराना बांध था जिसे गांव वाले भूतिया बांध कहते थे। शाम होते ही वहाँ अजीब सी सिसकियाँ सुनाई देती। कई लोगों ने बताया कि रात के समय बांध के पानी से कोई औरत बाहर निकलती है। उसके लंबे बाल पानी में भीगे रहते हैं और वो सिर झुकाए बांध के किनारे बैठी रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उस बांध को मत छेड़ना, वहाँ कोई है जो अपना इंतज़ार कर रही है। एक दिन 3 दोस्त रोहित, विशाल और नीरज गांव से लौटते समय बांध के पास से निकले। विशाल ने मस्ती में कहा, अरे चलो बांध पे चलते हैं, देखते हैं कौन सी चुड़ैल बैठी है वहाँ। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ उसने तीनों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रोहित डर गया, बोला, पागल हो क्या, चलो घर चलते हैं। पर नीरज और विशाल ने उसकी एक ना सुनी। तीनों वहाँ पहुँच गए। बांध के पास अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पानी का बहाव भी सुनसान रात में बहुत डरावना लग रहा था। अचानक रोहित की नज़र पानी के किनारे बैठे एक औरत पर पड़ी। उसका सिर झुका था, बाल गीले और बिखरे हुए थे। रोहित कांप उठा, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाई। विशाल और नीरज ने भी उसे देखा। औरत धीरे से उनकी ओर बढ़ी। उसके पैरों में घुंघरू थे पर आवाज़ नहीं। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा एकदम जला हुआ, आंखों से पानी गिर रहा था और पूरा बदन पानी में गल चुका था। तीनों डर के मारे भागे, लेकिन पीछे से एक डरावनी चीख आई, क्यों आए हो मेरी बात पर? वो चीख इतनी जोरदार थी कि रोहित गिर पड़ा। विशाल ने उसे उठाया। जब तीनों पलटे तो वो औरत हवा में तैरती हुई उनकी ओर आ रही थी। उसके शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। गांव लौटने पर रोहित की दादी ने कहा, वो बांध बहुत साल पहले बना था। वहाँ एक मजदूर की बीवी पानी भरने आई थी। बांध टूट गया और वो बह गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं आज भी उसकी आत्मा अपने पति को ढूंढती है जो उसे बचा नहीं पाया था। तीनों दोस्तों को रात भर नींद नहीं आई। रोहित के सपने में वो औरत आई और बोली, तुम वापस आओगे, मेरी मदद करोगे, नहीं तो? सुबह जब रोहित उठा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। विशाल और नीरज उसे देखने आए। बोले, तू ठीक तो है यार? रोहित बोला, रात भर वो मेरे सपने में आती रही, बोल रही थी कि मैं वापस जाऊं, अगर ना गया तो मुझे साथ ले जाएगी वो। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने तय किया कि अब बांध के पास नहीं जाएंगे। आसान था। रात होते ही रोहित के कान में फिर वही आवाज़ गूंज उठी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ बांध पर। उसकी माँ ने देखा रोहित नींद में चलने लगा था। वो सीधा घर से बाहर निकला, बांध की ओर चल पड़ा। नीरज और विशाल उसके पीछे दौड़े, पर जब तक वो पहुँचे रोहित बांध का पानी पार कर चुका था। दोनों ने देखा पानी के अंदर वो औरत और रोहित खड़े थे। रोहित को उस औरत ने अपने वश में कर लिया था। उसके सड़ी चमड़ी रोहित के शरीर को छू रही थी और रोहित का शरीर भी पानी में गलता जा रहा था। वो दोनों चिल्लाए, रोहित बाहर आ जल्दी! लेकिन तभी उस औरत ने रोहित को पानी के अंदर खींच लिया। सुबह गांव वालों को रोहित की लाश पानी में तैरती मिली। उसकी आंखें सफ़ेद थी, होठ नीले थे, पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके चेहरे की चमड़ी वैसे ही जली थी जैसे पानी में उस औरत की चमड़ी दिखती थी। और नीरज और विशाल भी अब सदमे में थे। उन्हें हर रात वो औरत सपने में बुलाती, कहती, अब तुम बचे हो, जल्दी आओ, मेरा इंतज़ार है। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बांध की प्यास अब भी बाकी है। आगे क्या होगा? क्या नीरज और विशाल भी उसका शिकार बनेंगे?
या गांव का एक प्राचीन तांत्रिक। रोहित की मौत के बाद से पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक रुद्रनाथ, जो दूर दूर तक भूत भगाने के लिए मशहूर था। उसके आगमन ही बहुत डरावना था। लंबे जटाजूट बाल, लाल चंदन और हाथ में खोपड़ियों का कटोरा। रुद्रनाथ ने बांध की तरफ देखा और कहा, यह आत्मा तड़प रही है, इसकी भूख पूरी नहीं हुई। रात के समय तांत्रिक ने बांध के पास एक अजीब सा मंडल बिछाया। दम घुटने की हवा चलने लगी। अचानक पानी से वह औरत निकली। उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा जला हुआ दिख रहा था। आंखों से खून और दोनों से पानी बह रहा था। उसकी चीख कह रही थी, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, बस मुझे मेरा शिकार दे दो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए राख फेंकी। भूतिया औरत तड़पने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन तभी उसकी आंखों में भयानक आग जल उठी। हवा में उड़ती हुई तांत्रिक के सामने आ खड़ी हुई और गरज कर बोली, मुझे मत रोक, वरना तेरा अंत भी इसी पानी में होगा। और उसी वक्त विशाल, नीरज, जो तांत्रिक के पीछे खड़े थे, उन्होंने हमला कर दिया। उसने विशाल का गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां विशाल की गर्दन के अंदर घुस गई। उसने विशाल को वहीं पर मार दिया। विशाल चीख उठा, बचाओ। नीरज कांपता हुआ रोता रहा। उसे अपने पैरों में ताकत महसूस नहीं हो रही थी। तांत्रिक चिल्लाया, रुको, बताओ तुम कौन हो, तुम्हें मुक्ति चाहिए या बदला। भूतिया औरत थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसे बांध बनाते वक्त इसी पानी में बह गया। मुझे मेरा बच्चा दो, वरना हर साल ये बांध खून से भर दूंगी। तांत्रिक को अब समझ में आ गया। उसने गांव वालों से कहा, जिसने इसका बच्चे को मारा है उसका खून ही इसे शांत करेगा, वरना हर साल ये किसी न किसी की जान लेती रहेगी। गांव वालों में खलबली मच गई। आखिर कौन था वो हत्यारा? बुजुर्गों ने बताया, ये बांध जब बन रहा था तब किसी ने इसके पति को मारकर इसके बच्चे को भी पानी में फेंक दिया था, और वो व्यक्ति अब नहीं रहा। उसका परिवार गांव में ही रहता था। रात को फिर वह औरत प्रकट हुई, मुझे मेरा बच्चा दो या उसके खानदान का खून। उसकी आवाज में ऐसा डर था कि सारा गांव कांप उठा। विशाल और नीरज अब भी बेहोश थे। तांत्रिक जान गया कि यह आत्मा सिर्फ रक्त की तृप्ति से शांत होगी, पर क्या गांव के लोग उसे उस व्यक्ति की बलि देंगे, या बांध की ये प्यास कभी खत्म नहीं होगी। बांध की लहरें फिर शांत हो गई, लेकिन रात की हवा में अभी भी वो सिसकियां गूंज रही थी, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो। गांव में भूतिया बांध की ये कहानी अब भी अधूरी है। कोई नहीं जानता अगला शिकार कौन है, नीरज या कोई और। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। तांत्रिक रुद्रनाथ ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, इस आत्मा को रोकने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लेना होगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। अगर विधि असफल हुई तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। गांव वाले डर गए, पर उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। तांत्रिक ने कहा, उस खानदान को यहाँ ले आओ, तभी आत्मा शांत होगी। गांव वाले उस खानदान के लोगों को वहाँ ले आए। वो ये सब बकवास में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, ये सब ढकोसला है, भूत वूत कुछ नहीं होता। तांत्रिक बोला, तो फिर रात यही बांध के पास गुजारो, सच्चाई खुद पता चल जाएगी। उस परिवार के लोग बांध के पास बैठ गए। रात के 12 बजे पानी से वही औरत निकली। उसका शरीर अब पूरी तरह जल चुका था। हड्डियां नजर आ रही थी। आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे। विक्रांत उसे देखकर चीख पड़ा, छोड़ो मुझे। पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वाले दूर से देख रहे थे, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।
तांत्रिक ने भस्म और रक्त से तांत्रिक मंडल बनाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग गया। भूतिया औरत तड़पने लगी। उसके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वरना इसका खून। तांत्रिक ने विक्रांत के हाथ में चाकू थमा दिया और कहा, अपने खून की कुछ बूंदें इस बांध में गिरा दो, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। विक्रांत कांपते हुए चाकू से अपना हाथ में चीर लगाता है। रक्त की बूंदें पानी में गिरती हैं। भूतिया औरत उसकी तरफ देखती है और कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। तभी उसकी आंखों का पानी कुछ समय में खून में बदल जाता है। जैसे ही खून पानी में गिरा, पूरा बांध हिलने लगा। पानी की लहरों से चीखने की आवाज़ें आने लगी। बांध की दीवारों पर खून के निशानों के हाथ बन गए। गांव वाले डर के मारे पीछे भागने लगे। तांत्रिक भी कांप उठा। भूतिया औरत की आवाज़ आई, ये बांध मेरा है, हर साल यहाँ खून बहेगा। तांत्रिक ने अंतिम प्रयास किया। उसने खप्पर से रक्त छिड़का और मंत्र पढ़े, पर भूतिया औरत ने हवा में उड़ते हुए तांत्रिक का गला पकड़ लिया और उसकी जली सड़ी उंगलियां तांत्रिक की गर्दन में धंसने लगी। तांत्रिक का चेहरा नीला पड़ गया, आंखें बाहर गिर गई। गांव वाले दूर खड़े कांपते रहे और कुछ नहीं कर पाए। तांत्रिक को उसने पानी में फेंक दिया। अब उसने विक्रांत की तरफ देखा। उसकी आवाज़ गूंजी, अब तेरा नंबर है, तेरा खून। विक्रांत चीखता रहा। बांध की लहरें तेज हो गई। रात की हवा में सिर्फ वह चीखें गूंज रही थी। गाइस, इसके पार्ट 2 में हम बताएंगे कि वो औरत भूत कैसे बनी, उसके पति और बच्चे के साथ सच में क्या हुआ था। क्या यह भूतिया औरत सच्ची कहानी सुना रही थी या इसमें अभी कुछ राज बाकी था, और कौन था विक्रांत, क्या किया था उसके खानदान ने उसके साथ। ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाला है। इसके लिए वीडियो को खूब लाइक शेयर कीजिए और इस वीडियो को 16 के लाइक तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए।